जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट वैकेंसी के साथ आपके पास मौजूद हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं कि इंडियन यानी जो ग्रामीण डाक सेवा, उस पर बम्पर पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। लगभग 44,000 कुछ पोस्टें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के विषय में पूरी जानकारी लेंगे और किस तरह से कब से फॉर्म अप्लाई होगा, फीस क्या रहने वाली है, कितने परसेंटेज पे मेरिट बनने वाली है, और क्या क्या होने और क्या क्या डेटा लगेगा। ठीक है, उसके अलावा कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, और उसके अलावा कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, कौन सी लैंग्वेज के लिए बेटर ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं, वो सारा डाटा इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। आपको बता दें, इसमें ना ही कोई फिजिकल आपका होना है, ना ही कोई आपका एग्जाम होना है। आप लोग अगर हाई स्कूल पास है तो आप 10th पास है तो 10th पास इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है नंबर 17, 17 मार्च 2024 को जीडीएस के लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से पास हुआ था। और जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 17/3/2024 को यानी नोटेड था, और 12 जुलाई से इसका प्रारंभ होना था, लेकिन ये 12 जुलाई का इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और भर्ती किसकी है तो आइए जानते हैं। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024। ठीक है, इसमें दो पोस्टें, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर है या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दो पदों पर भर्तियां हैं। और यहाँ पे भी जाके आप इनकी वेबसाइट, यहाँ से भी आप जाके फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो किस तरह से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन या अनावश्यक एडिट या करेक्शन विंडो कब से कब तक रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 15 जुलाई से आप 5 अगस्त तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। एडिट आप कर सकते हैं 6/8/2024 से 8/8/2024 तक, यानी 2 दिन को आपको टाइम मिलेगा। आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है तो। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एजेंट्स अकोमोडेशन। तो इसमें आपको दोस्तों बता दें कि देयर आर होल्डर्स की सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट। ये दोस्तों आपकी सिविल सर्विस होती है, और आपको मतलब सिविल ड्रेस पे या फिर पोस्ट में आपको 65 ईयर तक के लिए यहाँ पे इसमें डेली जो वर्क है वो 3 आवर से 4 आवर आपको डेली रिक्वायर्ड वर्क करना पड़ता है, और देन उसी के अकॉर्डिंग आपकी इसकी सैलरी बनती है। ठीक है, अगर बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की, बीपीएम की, तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। ठीक है, और डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस ब्यूरो एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द मैंने प्रिस्क्राइब द डिपार्टमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब ये टाइम से टाइम ये लोग इसको हैंडल वगैरह करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसके अलावा बात करें असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट यानी एबीपीएम की बात करें, तो दोस्तों ये भी जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें दोस्तों कि सैलरी वगैरह का क्या रहता है, तो वो भी इसमें देखते हैं। डाक सेवा का मतलब दोस्तों आपको इसमें डाक बांटनी रहती है। डाक सेवा विल एंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफिस लाइन सब पोस्ट, यानी डाक का मतलब आप समझ सकते हैं जो हेड पोस्ट ऑफिस हो गए, ऑफिस ऑफ रेलवे मेल्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ये सभी मतलब पूरा आपको डाक वाला काम करना है, यानी ये जो पोस्टमैन वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो उसके अलावा बात करें कि किस पोस्ट पे ले, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो भी इसमें बात करेंगे। उसके बाद सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो सैलरी रहती है बीपीएम की सैलरी वही 12,000 से 29,380 होती है, और एबीपीएम यानी डाक सेवक की वही रेस 10 यानी 10,000 से लेकर 24,470 के बीच रहती है। ठीक है, इसमें डेली 3 to 5 आवर वर्क रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी सैलरी बनती है। लगभग 12 से 13,000 के बीच में सैलरी आपकी मतलब बनती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट क्या रहता है, तो एज लिमिट 18 ईयर से 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट डेट आप एज जो आपकी एज है वो जब आप फॉर्म डालेंगे, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे तो तब से आपकी काउंट की जाएगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिलता है किन कैटेगरी को, तो यहाँ पर SC/ST को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 ईयर का, ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी जो दिव्यांग उनको 10 ईयर का, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी भी हैं तो 13 ईयर का, और डिसेबिलिटी हैं और SC/ST हैं तो 15 ईयर को उनको एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th बेस पे ही है दोस्तों, मेरिट बेस आपका फॉर्म होता है, और मेरिट बेस ही इस पे आपकी सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस से। उसके अलावा अगर बात करें तो कह रहा अगर अदर क्वालिफिकेशन अगर है तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इनके भाई काम आ जाएगा अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। उसके अलावा अगर मैं बात करें तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चला लेते हो आप। एडेप्ट मीन्स आप लिविल, और मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे उनके हिसाब से आप अपना रह सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर SC/ST ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस इन सबको यहाँ रिजर्वेशन उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, उसके अलावा जो यहाँ पर फीस भी हो गई आपका, उसके बाद आपका एग्जाम होना नहीं है तो ये आपका दे रखे हैं यहाँ पर सारा डेटा। उसके बाद लो डिवीजन होता है आपका बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा, और डी हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सभी यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन। अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन आप। उसके अलावा अगर आप 10th पास है तो मैंने बताया, ठीक है, आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके अलावा बात करें यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं। तो बताएं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करने से जो मतलब अप्रॉक्स में पहले इनको लिया जाएगा, फिर इनको पहले इतने 9.5 से अगर मल्टीप्लाई तो 95 वालों को फिर 9.5 इंटू 9 किया जाएगा। तो मतलब इस तरह से जिसका मतलब रिजल्ट होगा तो उनको इस तरह से यहाँ पर लिया जाएगा। मैक्सिमम 10 ग्रेड तक ही होता है और वहाँ तक 4 तक इन्होंने के थ्रू लिया जाएगा। CGPA जिसका 9.5 है, तो आपको CGPA अगर है तो आपको फॉर्म भरते टाइम CGPA अपना जो भी है आपका वो डालना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं डालने हैं, और भैया कह रहे हैं कि हम परसेंटेज खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि परसेंटेज डालना है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन, आप सिलेक्शन एंड प्रोसेस, आप फिजिकल वेरिफिकेशन, तो फिजिकल वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा जिसमें मार्कशीट आपकी 10th की, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे OBC SC ST हैं, PWD अगर दिव्यांग है तो PWD, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, मेडिकल ऑफिसर आपको पास मतलब आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से फिट हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और उनके साइन भी होने चाहिए। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलॉग्स, अगर आप वहाँ से हैं, अरुणाचल प्रदेश साइड से हैं, तो वहाँ पर आपको इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी अगर बात करें व्हेन द वेरीफाइंग अथॉरिटी स्टेप नाइदर एंगेजिंग अथॉरिटी नॉर इमीडिएट सुपीरियर टू एंगेजिंग अथॉरिटी, यानी आपको जो अथॉरिटी है उससे आपको पहले प्रूफ करा लेना है भाई आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल राइट होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने किया। उसके बाद आपका जैसे ही आपका द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेटिव जॉइनिंग विद द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग द EA विच इंटर एलिया, यानी इसके कहने मतलब 30 डेज के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सभी यहाँ पे करा लेंगे आपका, ठीक है। उसके अगर बात करें तो उसके अगर अलावा बात करें द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इश्यूड बाय 31/12/2024, यानी इसके बाद इनको कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। 31/12/2024 से पहले शॉर्टलिस्टेड जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे की आ जाएगी, उसके बाद कोई इनकी लिस्ट नहीं आएगी। द डिपार्टमेंट वुड आल्सो इंटेंड द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस द एप्लीकेशन इन हिंदी अदर फॉर्म एनी सच कम्युनिकेशन विल बी फिल्ड, ठीक है। तो इन सबको लिया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा है। उसके अलावा और भी डेटा यहाँ पर दे रखा है किसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये फॉर्म दे रखा है। उसके अलावा दोस्तों किस तरह से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको OTP आएगा, ईमेल ID में OTP आएगा, आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी बोर्ड की, कब आप पास हुए 10th की। उसके बाद स्कैन फोटो आपको JPS का लगभग वही 50 KB आपका जो फॉर्मेट होगा स्कैन फोटो का। उसके बाद सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्म में होना चाहिए। फोटो वगैरह आपको जो अपलोड करनी है। पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपये इसकी फीस रहने वाली है, फी अरेस्ट 100। SC ST PW और ट्रांसफर इनके लिए यहाँ पर जो फीस है वो कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 फीस, यहाँ पर 100 रुपीज़ की फीस रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। और उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या बता दिएगा। रिसेंट का फोटोग्राफ आपको डालना है, JPS या IPG नॉट एक्सटेडिंग, यानी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर नॉट 20 KB के अंदर ही होना चाहिए, इसके ऊपर आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो वही मैंने आपको बता दिया कि कब से 6/8/24 से आप 8/8/24 तक इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। 2 डेज का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से। उसके अलावा देखिए कुछ लोकल लैंग्वेजेज हैं, अगर आपने यहाँ फॉर्म डाला तो ये लोकल लैंग्वेज है, जैसे बिहार में हिंदी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, गुजरात में गुजराती, ठीक है, हरियाणा में हरियाणा हिंदी बोल सकते हैं आप। लोकल जो लैंग्वेज होती है मतलब आप किसमें बातचीत कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी मतलब अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो ग्रामीण डाक से होता है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, यानी जो फॉर्मेट है वो SC ST सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है आपका, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट होना चाहिए। जो भी यहाँ पे जिस तरह का फॉर्मेट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनवाना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट का आपका तो आप इसीलिए साइट पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप इस तरह से अपना ये फॉर्म बनवा लीजिए। और इस तरह से आपको इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू अदर बैकवर्ड OBC कैंडिडेट्स का था ये है, और जो ऊपर आपको मैंने दिखाया था वो SC कैंडिडेट्स के लिए था, ठीक है। वैलिड फॉर द ईयर, ये इनकम एंड असिस्टेंस सर्टिफिकेट इकोनॉमिक EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो वैलिड फॉर ये उनके लिए कैंडिडेट्स है, तो ये इस तरह से उनको बनवाना है EWS वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ साइन करना है कि हाँ आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सभी सही है। डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग है, तो पूरा डेटा आपने यहाँ पे दोस्तों देख लिया किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डेटा यहाँ पे लगना है, तो सारा डेटा आपने देख लिया है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ से फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी किस जगह पर यूपी में कितनी वैकेंसी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो जिससे मैं आपको वहाँ की चीज़ें और भी क्लियर बता दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।